friends, myself Shahid Sayed and I am the owner of GST Seva Kendra.in. First of all, welcome to my channel. आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैलरी स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है। जो सैलरी स्टेटमेंट मतलब पेरोल स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है, सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम लोग ने इससे पहले ही वीडियो में हम लोग ने जो वीडियो पार्ट 2 था उसमें डिस्कस किए थे कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फिर उसके बाद वीडियो 3 में हम लोग डिस्कस किए आप लोग के जो डाउट्स थे, जो मेरे को यूट्यूब चैनल यूट्यूब वीडियोस पे जो कमेंट आए हुए थे और जो मेरे को पर्सनली कमेंट आए हुए थे, वो सारे डाउट्स को मैं कोशिश किया था कि वो सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। तो वो दोनों वीडियो में डेफिनेटली आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। तो दोस्तों, अगर वो चीज समझ में आ गया ना, तो आज का वीडियो बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। मतलब सारी की सारी चीजें कॉपी पेस्ट है दोस्तों। अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, तो सब कुछ जो सैलरी पेरोल स्टेटमेंट होता है वो सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है दोस्तों। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल्स लिया हूँ मेरी कंपनी का, कि मेरी कंपनी का सैलरी रजिस्टर है, उसका एड्रेस और वो कौन से मंथ का स्टेटमेंट यानी मार्च मंथ का स्टेटमेंट है, सारी चीजें लिया हूँ। जो मेन मैंडेटरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो शीट्स में, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आगे यानी ये सैलरी स्टेटमेंट बनता है, किस तरीके से उसका कैलकुलेशंस होता है। मैं आपको ना प्रैक्टिकली कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो वो सारी चीजें और बेहतर आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से होता है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ ना, आपको मेरे को मशीन नहीं बनाना है। अगर मैं सॉफ्टवेयर लेके सारी चीज बता दूं कि ये सॉफ्टवेयर में इधर इधर ये डेटा डालो तो इसके बाद ये आउटपुट निकलेगा, तो वो आउटपुट निकलेगा, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन कैसा निकलता है आपको, अगर आपका बेस क्लियर रहेगा ना दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग अभी जब सारी चीजें सीख लेंगे ना दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से रन करता है वो हम लोग देखेंगे। सॉफ्टवेयर से आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा दोस्तों, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। रिपोर्ट मतलब विद इन अ मिनट्स में आपको रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे। अभी जो ये सारी चीज जो आप लोग वर्किंग करेंगे सैलरी स्टेटमेंट, अभी हम लोग यहाँ पे मैनुअल वर्किंग करेंगे, और जब हम लोग जो सॉफ्टवेयर में करेंगे ना, तो वो सारी चीज कितनी इजी हो जाएगी दोस्तों, आप लोग को और बेहतर समझ में आएगा। तो अभी तक आपने मेरा दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी अभी पेरोल की सीरीज स्टार्ट किया है, प्लस अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं मेरे आरओसी कंप्लायंसेस से रिलेटेड, जो प्रैक्टिकल सेशंस में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके आरओसी कंप्लायंसेस कैसे होता है, प्लस जीएसटी और जीएसटी का पूरा सिलेबस और डायरेक्ट टैक्स का पूरा सिलेबस मैं पोस्ट अपने वीडियो पे अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। तो देखिए कौन कौन सी चीजें, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हेडिंग मैंने क्या क्या मेंशन किया। पहले यहाँ से कि ये कंपनी का नेम है, जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम लिया जीएसटी सेवा केंद्र, फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस आता है और कौन से मंथ का पेरोल स्टेटमेंट है। तो हम लोग, मैं अज्यूम करूँ कि मार्च मंथ का पेरोल स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद हेडिंग कौन कौन सी आती है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, इम्प्लॉय नंबर, जो इम्प्लॉय को आईडी प्रोवाइड करते हैं उसमें इम्प्लॉय एक नंबर अलॉट होता है, तो वो उसका इम्प्लॉय नंबर क्या है, इम्प्लॉय नेम, फिर डेज इन अ मंथ, वो मंथ में कितने डेज होते हैं, फिर इफेक्टिव वर्किंग डेज उसने कितना काम किया है, कुछ एलओपी वगैरह तो नहीं है। जैसे अगर इसने समझो 31 डेज है और उसके इफेक्टिव वर्किंग डेज 30 रहता, मतलब 1 डे का उसका एलओपी है। एलओपी मतलब लॉस ऑफ पे, उसको एक दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद इज सैलरी इज होल्ड, इसकी सैलरी होल्ड करना है कि नहीं करना है, वो इधर पे कमेंट आता है यस या नो। फिर उसके बाद उसका बैंक कौन सा है, बैंक अकाउंट नेम क्या है। ये सारी चीजें मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि आप ये सैलरी स्टेटमेंट बनाने के बाद आप सैलरी की पेमेंट्स करते हो, तो ये सारी चीज रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैंक यानी बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक बैंक से पेमेंट्स कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट बैंक नेम हो गया, बैंक अकाउंट नंबर क्या है उसका, फिर आईएफएससी कोड क्या है उनका। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है देखिए, फिर उसकी बेसिक सैलरी क्या है। अब मैंने बोला था ना, जो स्टेटमेंट हम लोग ने सैलरी स्ट्रक्चर बनाए थे ना, वो सीधा कॉपी पेस्ट है दोस्तों। बेसिक सैलरी क्या है, एचआरए कितना है उसका, स्टैंडर्ड अलाउंस कितना है और स्पेशल अलाउंस कितना है, फिर उसका ग्रॉस पे कितना है, ग्रॉस पे के बाद उसका पीएफ पीएफ कितना डिडक्शन हो रहा है। अब ये देखिए सैलरी जो पेरोल स्टेटमेंट होता है ना दोस्तों, तो हम लोग ये पेरोल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं कि हम लोग को ये फाइंड करना रहता है कि नेट पेमेंट कितनी इंप्लॉयज को करना है। तो ये जो पीएफ और ईएसआईसी है ना, ये इंप्लॉयज का पीएफ और ईएसआईसी है, इंप्लॉयज का पीएफ है और ईएसआईसी है, इंप्लॉयर्स का नहीं है। तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा सर इंप्लॉयर्स का कहाँ गया, तो उसका अलग से स्टेटमेंट बनता है दोस्तों, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो पीएफ ईएसआईसी और ये प्रोफेशन टैक्स हो गया, एमडब्ल्यूएफ एनडब्ल्यूएफ हो गया, सॉरी एमडब्ल्यूएफ है ये,
एमडब्ल्यू एफ क्या है? महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड है दोस्तों, जो ये महाराष्ट्र में डिडक्शन होता है। आप लोग के स्टेट में ये नहीं होता होगा क्योंकि स्टेट एक्ट है, और पीटी भी बहुत सारे स्टेट में डिडक्ट नहीं होता है, तो उसमें पीएफ और ईएसआईसी ऑलमोस्ट डिडक्शन होता होगा। फिर एक इनकम टैक्स का डिडक्शन होता है। इनकम टैक्स पे सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि सेपरेट इनकम टैक्स किस तरीके से डिडक्शन होता है, वो सारी चीज लूंगा। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन कितना हुआ, और नेट पे कैसे निकलता है दोस्तों, ये चीज मैं हटा देता हूँ। नेट पे कैसे निकलता है कि ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शंस, मतलब ग्रॉस, ये जो ग्रॉस अमाउंट रहेगा उसमें से माइनस करूंगा टोटल डिडक्शंस, तो मेरा नेट पे निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे दो सिचुएशन, जिसमें एक ऐसे एम्प्लॉय जिसकी मोर देन 21,000 है सैलरी, 20 मतलब उसके ऊपर सिर्फ पीएफ एप्लीकेबल है, ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा एम्प्लॉय जिसके ऊपर ईएसआईसी और पीएफ और एमडब्ल्यूएफ दोनों एप्लीकेबल है। तो दोनों सिचुएशंस यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, 1001 1002, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ उमेश कनौजिया, ये मेरा फ्रेंड है उमेश कनौजिया। ये हो गया। दूसरा लेता हूँ कैस खान, ये दोनों मेरे फ्रेंड है। तो ये दोनों का मैंने सिचुएशंस ले लिया। अब ये देखिए मार्च मंथ में 31 डेज है, अज्यूम करता हूँ कि इन्होंने 31 डेज पूरा काम किया। इन दोनों की सैलरी होल्ड पे नहीं रखना है, अपने को सैलरी करना है। बैंक कौन सा है, बैंक नेम एचडीएफसी अज्यूम किया हो। अकाउंट नंबर ऐसे ही मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ अभी मैं। फिर उसके बाद इधर पे रैंडमली कुछ भी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ मैं अभी। हाँ, फिर आईएफएससी कोड भी ये रैंडमली डाल दिया हो। अब देखिए वो दोनों सिचुएशंस हम लोग लेते हैं दोस्तों, दोनों सिचुएशंस यहाँ से उठाता हूँ मैं। तो ये पहली सिचुएशंस देखिए, बेसिक कितना है 15,000, एचआरए 7,500, स्टैंडर्ड अलावेंस 4167 एंड 21533। बेसिक सैलरी है 15,000, एचआरए है 7,500, फिर 4167, और स्पेशल अलावेंस कितना था दोस्तों 21533। ये सारी चीज ले रहा हूँ ग्रॉस का, ये सारी चीज 21533। तो 21533। अब यहाँ मैं ग्रॉस का टोटल करूंगा दोस्तों, ग्रॉस का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं। ग्रॉस का टोटल का सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये शिफ्ट, और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, सॉरी ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये 48,200 आ गया। अपना कितना था वो उधर केस पे, इधर पे भी 48,200 था, 48,200 था। तो ये ग्रॉस अमाउंट आ गया अपने लोग का। अब इसमें ये केस में देखिए, इसकी ये सैलरी ना दोस्तों, इसकी मोर देन ग्रॉस अमाउंट है ना, मोर देन 21,000 है, तो इस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। तो अब इसमें पीएफ का कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। अब पीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, नॉर्मल यहाँ से लेता हूँ पीएफ। इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी 12% होता है जो बेसिक सैलरी पे, तो बेसिक सैलरी इनटू 12%, इधर पे आ गया 1,800 रुपया। फिर ईएसआईसी आएगा, ईएसआईसी नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि इसकी ग्रॉस सैलरी 48,200 है, मोर देन 21,000 है, तो ईएसआईसी नहीं आएगा। पीटी 200 रुपीज में आपको बताया था, सिर्फ फेब मंथ का 300 डिडक्ट होता है, नहीं तो नॉर्मल उसका कितना डिडक्शन होता है 200 रुपीज। एमडब्ल्यू एफ आएगा नहीं आएगा क्योंकि ये इसकी सैलरी लेस देन, बेसिक सैलरी लेस देन 3,500 नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स, अभी हम लोग इनकम टैक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनकम टैक्स का डिस्कशंस करेंगे, आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है। अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस पे इनकम टैक्स नहीं आ रहा, तो वो भी जीरो किया मैंने। टोटल डिडक्शंस कितना हो गया दोस्तों, इसका टोटल डिडक्शंस का भी मैं एक बार टोटल कर लेता हूँ। यहाँ से पीएफ से स्टार्ट हुआ है और इनकम टैक्स तक, तो ये ब्रैकेट क्लोज किया, टोटल डिडक्शंस आ गया दोस्तों मेरा, टोटल डिडक्शंस आ गया। अब यहाँ पे नेट पे निकाल लेता हूँ 2,000। तो नेट पे, अपना नेट पे का फॉर्मूला क्या, ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शंस, तो मेरा इधर नेट पे आ गया। ये चीज आपको समझ में आया दोस्तों, ये सैलरी स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला भी हम लोग कैश खान का जो अज्यूम किए थे इसका भी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें सारी चीजें हैं। जैसे इसका बेसिक सैलरी 3,500 है, 3,500, फिर 1750, 1750, 4167, 4167, और 9477, 9477,
अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है वो नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो 18894 अपना इधर कितना था, 18894 बराबर। अब ईएसआईसी का, अब इसमें ईएसआईसी भी है दोस्तों। तो इम्प्लॉय का ईएसआईसी रेट क्या है, 0.75%, 0.75% है। एम्प्लॉयर का 3.25% है दोस्तों। तो अभी पहले पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी इसका कितना है, बेसिक सैलरी 3000 इंटू 12% निकाल लेता हूं मैं, इंटू 12%। तो ये मेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों, ईएसआईसी ग्रॉस अमाउंट पे निकलेगा, हमेशा याद रखना। ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन है 0.75%, तो ये इंटू 0.75%, ये आ गया 141। तो इसको मैं 142 चलेगा अपने को, ये राउंड ऑफ अभी नहीं करते ये केस में। पीटीबी डिडक्शन इसका मोर देन 10,000 के ऊपर है तो 200 ही डिडक्शन होगा। अगर लेस देन 10,000 रहता है दोस्तों तो 175 स्टेट डिडक्शन होता है, इंक्लूडिंग फेब्रुवरी मंथ का डिडक्शन। अगर 10,000 के अबाव है तो फेब्रुवरी मंथ का 300 रुपए डिडक्शन होता है, नहीं तो नॉर्मली 200 रुपीज डिडक्शन होता है। अब एमडब्ल्यू एफ एम्प्लॉयज का कितना होता है दोस्तों, 12 रुपीज। 12 रुपीज का इम्प्लॉयज का डिडक्शन होता है, और इम्प्लॉयर का 36 रुपीज, मतलब 48 रुपीज एक क्वार्टर में, एक फर्स्ट 6 मंथली जाता है, नेक्स्ट 6 मंथ 48, मतलब टोटल पूरे साल का 96 रुपीज का डिडक्शन होता है। तो 12 रुपीज स्टेट ले लिया, इसका तो इनकम टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स आएगा नहीं इसमें। अब टोटल डिडक्शन इसमें कितना हो गया दोस्तों, वो देख लेते हैं हम लोग, पीएफ से लेते हुए आए। टोटल डिडक्शन आ गया मेरा 773.71। यहाँ पे मैं, अब उसके बाद नेट पे इसको कितना करना पड़ेगा, ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शन। तो इसके नेट पे 18,120, अपने केस में कितना था, बराबर है 18,120 नेट टेक होम सैलरी उसको। तो ये नेट टेक होम जो सैलरी निकल रही है ना, ये आपको इम्प्लॉयज को पेमेंट्स करना पड़ेगा दोस्तों, पर्टिकुलर इम्प्लॉयज को। तो मैंने आपको जैसे ही पहले भी बताया था कि अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना दोस्तों, तो सैलरी पेरोल स्टेटमेंट बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये 31 डेज ये अज्यूम किया गया है, जो ग्रॉस सैलरी है ना, ये ग्रॉस सैलरी जो मैं डाल रहा हूँ 15,000, 7,500, 4,167 या 2,1,533, ये पूरा 31 डेज क्या है दोस्तों। अगर इधर पे उसका एलओपी होता है, मतलब उसने कुछ लॉस्ट ऑफ पे, उसका कुछ 31 डेज है, तो उसने 29 डेज काम किया है, तो इधर पे सब 29 डेज का आ जाएगा। मतलब इसको मैं डिवाइड बाय 15,000 को, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक मैं आपको दे देता हूँ, इज इक्वल टू ये 15,000 जो है ना, अभी ये मंथ में कितना डेज है, मार्च मंथ में जो एग्जाम्पल है अपना, उसमें अपना 31 डेज है। तो पर डे की सैलरी अपने को मालूम पड़ेगी बेसिक से, बेसिक कितना है, इधर से निकाल लेता हूँ ऐसा, तो फॉर्मूला बराबर, फॉर्मूला रहेगा ना तो और समझ में आएगा। तो डिवाइड करता हूँ मैं 30 डेज, सॉरी डिवाइड 31 डेज है मार्च में, ये डिवाइड, तो ये पर डे सैलरी निकल गया। तो ये मैं पर डे के हिसाब से कॉपी किया मैंने, ये पर डे के हिसाब से निकल गया मेरा पर डे। और फॉर एग्जाम्पल ये 30 डेज काम करा, इसने 30 डेज काम किया है, 30 डेज काम किया है। हाँ, कोई भी इसमें से कोई भी जो फर्स्ट सिचुएशन लिया उसमें 30 डेज इसने काम किया, तो ये केस में इसको 30 डेज की सैलरी मिलेगी, 30 डेज की एफ। तो 30 डेज की सैलरी इसको मिलने वाली है दोस्तों। 30 डे, ये डॉलर साइन कर देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा अपना ना, ये डॉलर साइन, 30 डेज अपना कांस्टेंट रहने वाला है। ये हो गया डॉलर इनटू 30 डेज, हाँ, इनटू इनटू किधर गया, हाँ इनटू, चिंटू का भाई इंटू, हाँ, ये इधर पे हम लोग ले लिए। तो ये देखिए पहले केस में कितना आ रहा था, 15,000 रुपया, अब ये केस में आ रहा है 14,516। तो ये इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज होएगा। अब ये मैं इधर पे कॉपी करता हूँ क्योंकि अपना 30 डेज तो कांस्टेंट है। तो ये केस में देखो 7,500 था, अब 30 डेज के हिसाब से कितना आ रहा है, 7,258। अगर वो 30 डेज काम किया तो उसका स्टैंडर्ड अलाउंस 4,032 आएगा। अगर स्पेशल अलाउंस कितना आएगा, 20,008। तो इस तरीके से, क्योंकि ये जो टोटल है ना दोस्तों, ये सब पूरा 31 डेज का टोटल है। अगर वो मंथ में 30 डेज होगा तो इसको डिवाइड बाय 30 करूंगा, अगर फेब मंथ का रहेगा तो इसको डिवाइड बाय 28 करूंगा। तो ये सारी चीज होप आपको समझ में आ गया
ये किस तरीके से होता है। एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूँ कि इसका ये 21 नहीं है, 2533 है, 2533 है, 2533 है। और ये कितना है, इसमें से 1000 कम किया तो इधर से एक 16,000 रुपया कर देता हूँ। तो अब ये केस में दोस्तों इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन देखो, मैंने आपको बोला था मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1800 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15,000 पे ही मैक्सिमम, क्योंकि इधर बेसिक सैलरी 16,000 हो गया है। तो 16, अब ये अपन जो फॉर्मूले लगाए वो फॉर्मूले के हिसाब से इसने 1920 कर दिया कैलकुलेशन, लेकिन मैक्सिमम 1800 जाता है, क्योंकि मैक्सिमम उसकी लिमिट कितनी है, 15,000। अगर 15,000 के ऊपर है तो भी 15,000 पे ही 12% कैलकुलेट करेगा, ये सारी चीज। तो इधर पे मैं आपको इफ फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो में सिखाया था, इफ फॉर्मूला, वो इधर पे हम लोग यूज करते हैं। एक बार इधर पे भी आपको बता देता हूँ, इफ इज इक्वल टू कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है कि ये सेल लेस देन इज इक्वल टू 15,000 है, 15,000 है। तो ट्रू कंडीशंस क्या रहेगी, अगर ये सिचुएशन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू रिजल्ट आना चाहिए, ये इनटू, यानी ये सेल्स, ये मतलब ये सेल्स, हाँ, बेसिक के नीचे से इनटू 12%, 12%। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर क्या, यानी अगर वो 15,000 से ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम क्या आना चाहिए, 15,000 इंटू 12%, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोस्तों 1800 बराबर आ गया अपनी कंडीशन, इफ कंडीशन। ये आपको फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है दोस्तों, फॉर्मूलाज भी आपको आना चाहिए एक्सेल यूज करने के लिए। तो अभी देखो, भले ही इसका ये इधर पे 16,000 रुपीज है, लेकिन इसने इधर पे 1800 लिया है, क्योंकि ये कंडीशन हम लोग ने इफ कंडीशन यहाँ पे डाल के फॉर्मूला ले लिया कि मैक्सिमम 15,000 ही रहना चाहिए, 15,000। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 14,000 करूंगा तो ये पहली कंडीशन में आ जाएगा, तो ये बराबर कैलकुलेट करेगा। अब इधर पे मैं 18,000 कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 18,000 कर दूंगा तो भी ये 1800 ही लेगा, ये 15,000 के हिसाब से ही कैलकुलेट करके देगा। तो होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। सैलरी पेरोल स्टेटमेंट या सैलरी स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है, ये दोनों एग्जांपल जो मैंने उधर जो अपना सैलरी स्ट्रक्चर्स का लिया था, वो दोनों इधर पे एग्जांपल्स ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हो, वो आप यहाँ पे डालते रहिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होते रहेगा। ये आपको मैनुअली बताओ, सॉफ्टवेयर से अपना इतना फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा आपका कि आपको खुद समझ में आएगा कि कितना फास्ट ये सारी चीजें होती है। लेकिन मैनुअली भी आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, आपको मशीन नहीं बनना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैनुअली सारी चीजें समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे आया, क्योंकि सॉफ्टवेयर से वो आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन कहीं पे फॉर्मूला नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी सेल से कैसा आया है फॉर्मूला। तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। अब इसमें एम्प्लॉयर का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो होप आपको सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि एम्प्लॉयर का जो डिडक्शंस होता है उसमें किस तरीके से वो स्टेटमेंट कैसे बनता है, जैसे अपने को पीएफ ईएसआईसी का स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं फिनिश करता हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।